केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के बीच देश की स्थिति को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को टीम इंडिया की भावना से मिलकर काम करना होगा और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है। इस बैठक में खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति, महंगाई, लॉजिस्टिक्स और आम जनता पर पड़ने वाले असर को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि वे सप्लाई चेन को सुचारू रखें और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाएं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार की प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना बताया गया। साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि ऐसी बातें फैलाना गैर जिम्मेदाराना है। भारत सरकार ने सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए के बड़े रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की ताकत बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को आधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलेंगे, जो दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नष्ट करने में सक्षम है। वहीं थल सेना के लिए स्वदेशी धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदे जाएंगे, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। इसके अलावा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम और टैंक, गोला बारूद जैसे कई आधुनिक हथियारों को भी मंजूरी मिली है, जिससे भारत की सैन्य क्षमता और सीमा सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के अवसर पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, जहां शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई। जानकारी के अनुसार कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं कुछ दुकानों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने के लिए तैनात किया गया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं, जहां भाजपा ने आरोप लगाया कि भगवा झंडे का अपमान किया गया और इसे सनातन धर्म के खिलाफ बताया। वहीं इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले भी बंगाल में रामनवमी के दौरान तनाव और झड़पें होती रही हैं, जिनमें पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास शुक्रवार को भीषण हिमस्खलन यानी एवलांच हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस हादसे में 12 से ज्यादा वाहन करीब 6 फीट गहरी बर्फ में दब गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के अनुसार अचानक भारी बर्फ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा और वहां से गुजर रहे वाहन इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद पुलिस, सेना, बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ये मार्ग फिलहाल बंद कर दिया गया है और बर्फ हटाकर फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि कुछ वाहन अभी भी पूरी तरह बर्फ में दबे हो सकते हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया गया, जिसमें ठीक दोपहर अभिजीत मुहूर्त पर सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक उनके ललाट पर पड़ी और अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य बना। इस विशेष आयोजन में पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया और फिर भगवान को स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाकर श्रृंगार किया गया। वैज्ञानिक तकनीक की मदद से दर्पण और लेंस के जरिए सूर्य की किरणों को सीधे मस्तक तक पहुंचाया गया, जो आस्था और विज्ञान का अनोखा संगम बना। रामनवमी के इस उत्सव में अयोध्या में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जिससे पूरा शहर राममय हो गया और देश विदेश के करोड़ों लोगों ने इस दिव्य क्षण को लाइव देखा। महाराष्ट्र के नासिक में स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर रेप और यौन शोषण के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। आरोपी खुद को शिव का अवतार बताकर लोगों को अपने प्रभाव में लेता था और शुद्धिकरण जैसे बहाने बनाकर महिलाओं का शोषण करता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वो अपने ऑफिस में एक खास कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। जैसे ही झूमर की लाइट बंद होती, स्टाफ समझ जाता कि अंदर किसी महिला के साथ गलत हरकत हो रही है और किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस मामले में अब तक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और लगातार नई शिकायतें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कई पीड़ित महिलाएं डर और दबाव के कारण पहले सामने नहीं आईं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। जांच एजेंसियों को बड़ी संख्या में कॉल और शिकायतें मिल रही हैं, जिससे ये मामला काफी व्यापक होता जा रहा है।
नेपाल में बालेंद्र या बालेन शाह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में शामिल हो गए हैं। 35 साल की उम्र में उन्होंने शपथ लेकर इतिहास रच दिया। वो पहले रैपर, फिर काठमांडू के मेयर रहे और अब अपनी पार्टी की भारी जीत के बाद सत्ता में आए हैं। शाह खास तौर पर मधेश या तराई क्षेत्र से आने वाले पहले प्रमुख नेता माने जा रहे हैं, जिससे नेपाल की राजनीति में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला संदेश भी अलग अंदाज में सामने आया। उन्होंने अपने पुराने रैपर स्टाइल में संदेश देकर युवाओं से जुड़ने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बालेन शाह का उदय नेपाल की पारंपरिक राजनीति से अलग एक नई सोच और युवा नेतृत्व का संकेत माना जा रहा है। खासकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हुए जन आंदोलन के बाद जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 10 तेल टैंकर भेजे हैं। ट्रंप के अनुसार ये टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के रास्ते गुजरने दिए गए हैं, जिनमें से कई जहाज पाकिस्तानी झंडे के तहत चल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कदम ईरान की ओर से भरोसा जीतने और चल रही बातचीत में नरमी दिखाने के लिए उठाया गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच ये घटना सामने आई है, जहां हुर्मुज जलडमरू मध्य, जो दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का मुख्य मार्ग है, काफी समय से तनाव का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में ईरान द्वारा तेल टैंकरों को गुजरने देना एक गुडविल जेस्चर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ सके। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इसी वजह से उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की समय सीमा बढ़ाई, क्योंकि ये कदम उन्हें लगा कि ईरान समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि इस गिफ्ट को लेकर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया भर में करीब 1067 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे ये भारतीय सिनेमा की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्म ने पठान के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यानी लगभग 1069 करोड़ रुपए के आसपास के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 7-8 दिनों के अंदर 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली, जो इसे सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल करता है। भारत में भी इसका नेट कलेक्शन 670 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि कुल ग्रॉस कमाई तेजी से बढ़ रही है। तेज रफ्तार कमाई और लगातार टूटते रिकॉर्ड्स के चलते धुरंधर 2 को 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिना जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये और बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के खिलाफ उनकी फिल्म भोला को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। ये विवाद फिल्म के रीमेक अधिकार और भुगतान से जुड़ा है। दरअसल ये फिल्म 2019 की तमिल सुपरहिट कैथी की हिंदी रीमेक है, जिसके मूल प्रोड्यूसर्स ने आरोप लगाया है कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि रीमेक के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्हें तय रकम किश्तों में मिलनी थी, लेकिन पूरी पेमेंट नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल आंशिक भुगतान किया गया, जबकि बाकी रकम अभी भी बकाया है। इसी कारण उन्होंने पहले लीगल नोटिस भेजा और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। ये भी आरोप लगाया गया है कि रीमेक और कॉपीराइट से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ है। विवाद सुलझाने की कोशिशें पहले की गई थीं, लेकिन बात न बनने पर प्रोड्यूसर्स ने लीगल कार्रवाई का रास्ता चुना। अब ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में ही तय होगा कि किस पक्ष की दलील मजबूत है। भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा वैभव सूर्यवंशी अब 15 साल के हो चुके हैं, जिससे उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना जरूरी होता है और अब ये शर्त वैभव ने पूरी कर ली है। 15 साल के होते ही वैभव अब भारत की सीनियर टीम के चयन के लिए पूरी तरह योग्य हो गए हैं और उनके इंटरनेशनल डेब्यू का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने पहले ही अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी प्रतिभा साबित कर दी है, जिससे वे क्रिकेट जगत में तेजी से चर्चा में आए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में ट्रांसजेंडर महिलाएं महिलाओं की कैटेगरी में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। नए नियमों के तहत केवल बायोलॉजिकल फीमेल खिलाड़ियों को ही महिला प्रतियोगिताओं में खेलने की अनुमति मिलेगी, जिसकी पुष्टि के लिए एक बार जेनेटिक टेस्ट यानी सलाइवा या ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। आईओसी का कहना है कि ये फैसला खेलों में निष्पक्षता यानी फेयरनेस और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है, क्योंकि कुछ
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार पुरुष शरीर से जुड़े शारीरिक फायदे पूरी तरह खत्म नहीं होते। हालांकि इस फैसले पर विवाद भी बढ़ गया है। कई मानवाधिकार संगठनों और खिलाड़ियों ने इसे भेदभावपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से कमजोर बताते हुए आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स खिलाड़ियों के अधिकारों पर असर पड़ेगा और ये कदम खेलों में समावेशिता के खिलाफ है। और अब मौसम। पूरे भारत में मौसम विविधतापूर्ण रहेगा। जहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना है, वहीं मध्य और दक्षिणी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। आईएमडी ने 11 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश, आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। जबकि दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 31 डिग्री, चेन्नई 33 डिग्री और कोलकाता 33 डिग्री के आसपास रहेगा। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आंशिक धूप के साथ हल्की बारिश या बादल छाए रह सकते हैं। दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री और रात का 18 से 20 डिग्री के बीच रहेगा। हवाएं उत्तर पश्चिम से हल्की चलेंगी। किसानों, यात्रियों और बाहर रहने वालों को तेज धूप, आंधी या अचानक मौसम परिवर्तन से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही छाता, पानी